हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम व्याकरण का वीडियो लेके आए हैं जो आपको आने वाले हिंदी के एग्ज़ाम हो या मैथिली के एग्ज़ाम में हो, दोनों जगह बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ वही कंटेंट देखने को मिलेगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। कोई फालतू का बात नहीं होगा, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं, सिर्फ पॉइंट टू दी पॉइंट हम बताएंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है वर्ण। वर्ण के बारे में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको वर्ण का जो डेफिनेशन होता है उसको क्वेश्चन बना देगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना किया जा सके। तो आपको क्या करेगा, बोल देगा कि उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड ना किया जा सके। तो आप आंसर लगाइएगा वर्ण कहते हैं। वर्णमाला का भी डिफिनीशन ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा वर्णमाला कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल जो होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मूल स्वर जो होता है वो 11 होता है, लेकिन कुल स्वर जो होता है वो 13 होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। व्यंजनों की जो मूल व्यंजन जो होता है वो मात्र 33 होता है, जबकि टोटल व्यंजन जो होता है कुल व्यंजन वो 39 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बट आप नीचे वाला बोर्ड एग्जाम में आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा यही स्वरों की संख्या 11 या व्यंजनों की संख्या 33, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये डिटेल है, ये हमने यहाँ पे बोर्ड एग्जाम को टारगेट किया है। इन दोनों को हम अभी डिटेल में नहीं बता सकते हैं। व्यंजन जो है, व्यंजन 3 प्रकार का होता है, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक उष्ण व्यंजन होता है। अब स्वर का भी और व्यंजन का भी दोनों का डेफिनेशन, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जा सके उसको स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से हो उसको व्यंजन कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों डेफिनेशन को बना करके आपको ऑप्शन में स्वर व्यंजन ये करके पूछ सकता है। व्यंजन जो होता है 3 प्रकार के बता ही दिए, स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है वो 25 होती है, अंतस्थ की कुल संख्या 4 और उष्ण व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है वो भी 4 होती है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाया जा चुका है और पूछा भी जा चुका है। स्पर्श व्यंजन को आप देखिए क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, जैसे क ख, त थ, प फ, उसके बाद ट ठ, त थ, ये सारे के सारे आ जाएगा। टोटल काउंट कीजिएगा तो आपको 25 मिल जाएगा। तो क वर्ग से लेके प वर्ग तक का जितना भी इसमें वर्ण आता है वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। य र ल व, ये 4 जो होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ। य र ल व को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को बोला जाता है उष्ण व्यंजन, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट है उच्चारण स्थान। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप व्याकरण उल्टा करके वहां से भी आप उच्चारण स्थान को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आना तय है। कंठ से जो होता है ये अ का उच्चारण, आ का, अह का उच्चारण या ह का उच्चारण। क वर्ग इंपॉर्टेंट यही है, क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ पूरा का पूरा जो होगा वो कंठ से होगा। च वर्ग में बात करें तो तालव्य से उच्चारण होता है, तो ये ध्यान रखिएगा च वर्ग। इसके साथ साथ ई, दीर्घी, या, य और तालब स्वर, इसका भी उच्चारण जो होता है तालव्य से होता है। मूर्धा से उच्चारण, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, जिसको हम घेर रहे हैं, ये ट वर्ग का उच्चारण जो होता है मूर्धा से। ट वर्ग का मतलब होता है ट में, ठ में जितना भी आता है वो सारे के सारे वर्ण। दंत से उच्चारण जो होता है वो स का और त वर्ग, इसको ध्यान में रखिएगा। और ओष्ठ से जो उच्चारण होता है उ का, दुर्गु का और प वर्ग। जितना हमने घेरा है आप इसको केवल याद रखिएगा, तो 100% यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस पूरे लाइन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आने वाले बोर्ड एग्जाम में, चाहे मैथिली हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट वाले हो, किसी में भी बात करें तो सभी में, तीनों स्ट्रीम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है, हम अगला जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा से। संज्ञा किसको बोलते हैं, दुनिया में जो भी नाम है वो सारे के सारे संज्ञा है। संज्ञा टोटल 5 प्रकार का जो है यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए डेफिनेशन देके ये ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि किसी खास व्यक्ति, किसी खास चीजों के नाम को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक ऐसा नाम जो पूरे जाति को बोध करवा दे उसको जातिवाचक, ऐसा नाम जो समूह का बोध करवा दे उसको समूहवाचक, ऐसा नाम जो
किसी द्रव्य को डिनोट कि जिसको केवल हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको द्रव्यवाचक में। भाववाचक में जिसको अनुभव कर सकते हैं वही होगा भाववाचक संज्ञा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बट आपको एग्जाम में डेफिनेशन दे करके ये ऑप्शन में समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या जातिवाचक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि यही एग्जाम में आता है। व्यक्तिवाचक में जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, पूछा भी हुआ है। सीता किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये भी ध्यान रखिए व्यक्तिवाचक। तुलसीदास किसी खास व्यक्ति का, हिमालय किसी खास पर्वत का, रामायण किसी खास पुस्तक का है, मोदी जी किसी खास व्यक्ति का नाम है, भारत किसी खास देश का नाम है, बिहार किसी खास राज्य का नाम है और गंगा किसी खास नदी का नाम है, गंगा यमुना सरस्वती जो भी। जब किसी खास नाम को हम डिनोट करते जिससे केवल एक का बोध हो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बात ध्यान में रखिएगा। जब हम ऐसा नाम ले जिसमें कोई भी आ सकता है, जैसे विद्यार्थी कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, कब किताब कोई भी किताब आ सकता है, रामायण महाभारत, मैथमेटिक्स, साइंस कुछ भी आ सकता है, कवि कोई भी कवि आ सकता है, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, कोई भी आ सकता है। लेकिन वही बात अगर कबीरदास की कर दे, तुलसीदास की कर दे या सूरदास की कर दे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर सिंपल कवि की बात करें तो वो हो जाएगा जातिवाचक में। पर्वत की बात करें तो पर्वत में कोई सा भी पर्वत आ सकता है, हिमालय आ जा सकता है, कंचनजंगा आ जा सकता है, नीलगिरी आ जा सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब वो नाम ले लेंगे स्पेशल किसी पर्वत का नाम तो वो चल जाएगा व्यक्तिवाचक में। मनुष्य की बात करें तो कोई भी मनुष्य आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। मनुष्य में कोई भी, पुरुष भी महिला भी, कोई भी आ सकता है। देश की बात करें तो कोई सा भी देश आ सकता है। लेकिन वही बात अगर भारत कर दे, वही अगर अफ्रीका कर दे, वही अगर हम इंग्लैंड कर दे तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जबकि देश आ जाता है जातिवाचक में। और राज्य की बात करें तो कोई सा भी राज्य आ सकता है तो राज्य आ जाएगा जातिवाचक में। जबकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। नदी की बात करें तो नदी में कोई सा भी नदी आ जाएगा। लेकिन वही बात गंगा की बात करें, वही बात यमुना की बात करें तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब हम किसी खास का नाम ले जिससे एक ही को बोध हो तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक। और जब ऐसा नाम जिससे पूरे जाति का, पूरे कम्युनिटी का बोध हो जाए उसको बोलेंगे हम जातिवाचक। समूहवाचक में ध्यान में रखिएगा। समूहवाचक में एक ऐसा नाम लीजिए जिसमें लगेगा कि कम से कम 8-10 आदमी का ग्रुप हो। जैसे परिवार, 8-10 लोगों का या 5 लोगों का, 7 लोगों का ग्रुप होता है। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा में, कक्षा क्या एक स्टूडेंट को हम बोलेंगे कक्षा? नहीं, कम से कम 10, 15, 20 कक्षा में, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2, 4, 5, 10 होता है। ये ध्यान में रखिएगा। कक्षा आएगा समूहवाचक। सेना, सेना जो होता है ना वो सैनिकों का टुकड़ी होता है, उसको बोला जाता है सेना। सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। भीड़ एक आदमी का नहीं, एक आदमी का तो होता नहीं है, भीड़ में कई सारे लोग होते हैं, इसीलिए भीड़ आ जाएगा समूहवाचक। पुलिस समूहवाचक, मेला समूहवाचक। इसके अलावा भी समूहवाचक में बहुत सारे, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सारे के सारे बोलचाल में हम बहुत पढ़ चुके हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो जो इंपॉर्टेंट हमको लगा हमने यहाँ पे लिखा है। द्रव्यवाचक की बात करें, द्रव्यवाचक में जैसे पानी आ जाएगा, घी आ जाएगा, तेल आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, सोना आ जाएगा और दाल आ जाएगा, चावल आ जाएगा, आटा आ जाएगा। ये सारे के सारे चीज आ जाएंगे क्योंकि इन सभी चीजों को हम गिनती नहीं करते। पानी, 1 पानी, 2 पानी, घी को 1 घी, 2 घी, ऐसा नहीं गिनती करते। इसको तौलते हैं या तो नापते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसको हम गिनती नहीं कर सकते तो द्रव्यवाचक में आ जाएगा। कई बार घी तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार रिपीटेड है क्वेश्चन है यहाँ से कि घी क्या है, पानी क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। इधर सोना क्या है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। इसी तरह से आप ध्यान में रखिएगा। 5वां भाववाचक, इसमें केवल अनुभव कर सकते हैं, इसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे बचपन हमने अनुभव किया है, जवानी ये, बुढ़ापा, भला, महानता, सुंदरता, मृत्यु, सत्य, झूठ, कोमलता, लड़कपन और बहुत सारा चीज आता है जैसे दुश्मनी, ईर्ष्या। उसके बाद ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। यहां से आपको 3 क्वेश्चन तो गारंटी देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ से 2 से 3 टोटल 5 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं, अगला टॉपिक है सर्वनाम, जहां पे 1 से 2 क्वेश्चन यहां भी पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। तो सर्वनाम को हम डील करते हैं। सर्वनाम टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं।
अब सर्वनाम कहते हैं किसको, संज्ञा के स्थान पे अगर हम जिस नाम का यूज करेंगे ना उसी को बोलते हैं सर्वनाम। तो हमको कई बार ये डिफिनीशन को ही उठा के क्वेश्चन बना देता है कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको 4 में से एक ऑप्शन सर्वनाम मिलेगा, उसको आप टिक लगा लीजिएगा। टोटल 6 प्रकार के हैं, हम देखते हैं क्या क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसको कुल 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है, एक होता है मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है, एक होता है अन्य पुरुष जिसके विषय में कुछ बोला जाए। तो उत्तम पुरुष में हमेशा मैं, हम लोग, हम सब, ये सब भी आएगा, ध्यान में रखिएगा। और जब मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होगा तो सुनने वाला हमेशा सामने वाला होता है, बोलता है तुम लोग, आप लोग, ये सब ध्यान में रखिएगा। अन्य पुरुष में जिसके विषय में कुछ बोला जाए, तो जिसके विषय में बोला जाए तो उसको बोलते वे लोग, यह, कहीं नजदीक में हो तो उसको बोलेंगे यह। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब निश्चयवाचक, निश्चयवाचक का मतलब होता है किसी के बारे में फिक्स जानकारी दे देना, निश्चयवाचक कला। जैसे निकट के लिए अगर बोलते हैं यह, ये, दूर के लिए बोलते हैं, सॉरी पास के लिए नहीं होगा, ये दूर के लिए होगा, दूर के लिए वह और वे। आप बोले इसका एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल के में यह पुस्तक उसकी है, तो यह पुस्तक जो है यह क्या है, निकट के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यह क्या है, यह पुस्तक राम की है। ऐसा अगर हम बोल दें तो इसमें यह क्या है, एक निश्चयवाचक है कि पुस्तक बारे में जो यह लगा हुआ है ये बता रहा है कि निश्चितता बता रहा है कि यह राम का पुस्तक है। तो यह क्या है, यह एक निश्चयवाचक है। अब वह क्या है, एक निश्चयवाचक है। वे, ये सारे के सारे निश्चयवाचक है, इस बात को ध्यान में रखिए। वह और वे जो होगा दूर के लिए, यह और ये जो होगा निकट के लिए। अब आते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चय में कुछ भी निश्चित नहीं होगा। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है कोई और कुछ। जैसे कोई आ रहा है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है कौन आ रहा है, बट कोई आ रहा है, बोला कि कुछ चावल दे दो। अब इसमें कोई तो बता नहीं रहा है कि हमको 2 किलो दो, 3 किलो दो, 4 किलो दो। तो यहाँ पे कोई, कुछ, ये क्या है, अनिश्चितताओं को दर्शाता है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है। संबंधवाचक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक से। इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये ऊपर का जो है 2 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीसरा नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चौथा नंबर संबंधवाचक बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। आप टोटल तो 6 पढ़िए, लेकिन आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 ही काफी है, 3 ही से ज्यादा क्वेश्चन आता है। संबंधवाचक में देखिएगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, जो वाक्य लिखा रहेगा, उसमें जो और सो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, जिसकी उसकी ही होगा लिखा हुआ, या जो या वह लिखा होगा। तो जैसे जो सोएगा वो खोएगा, तो जो सो, ये ध्यान में रखिएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एग्जाम्पल बन जाता है, ये संबंध दर्शा रहा है। जो वह, जैसे जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, तो देखिए जो के साथ वह का संबंध है, तो ये सारे के सारे, ये पूरा सेंटेंस में जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, जो का संबंध जो है वह के साथ है, इसीलिए इसको बोलता है संबंधवाचक। तो ध्यान रखिएगा कि जो सो, जिसकी उसकी, जो वह, ये शब्द अगर आपको की पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम आपका क्लियर हो जाएगा। इसी के बाद आता है प्रश्नवाचक, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा दूसरा, सबसे ज्यादा तीसरा, चौथा और 5वां को प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सबसे सिंपल है, इसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन, किन्हें, किससे, किस, या क्या, कैसे, यही सब। जैसे आप कहां जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, कहां जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान रखिए, इसमें प्रश्न ही हमेशा पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी तरह से वो सारे के सारे सर्वनाम प्रश्नवाचक होगा। अब देखिए निजवाचक, निजवाचक मतलब होता है कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा वाक्य जो ऐसा महसूस करवाए कि वो खुद के बारे में बात कर रहा है। जैसे वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वतः मतलब वो खुद ही जान जाएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप का मतलब मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं किसी के बारे में नहीं बता रहा हूं। तो मैं देखिए अपने आप, स्वतः, खुद, स्वयं, निज, स्वतः, ये सारे के सारे शब्द जो है, ये सारे के सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए।
चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट वाले हो। इसी टाइप का आपको 2-3 वीडियो मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में व्याकरण से जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं और एक ही बार वीडियो को डालने वाले हैं। तो आप लोग एग्जाम जो 5 तारीख को तो आर्ट्स वाला का है, इसके बाद जिनका भी होगा आप देख लीजिएगा, उससे पहले इन वीडियो को देखिए अच्छे से, आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जय हिंद।